परेड के द्वारा राष्ट्रीय स्वरूप के साथ में आपका अभिवादन किया गया और परेड कमांडर श्रीमती दीपिका वात्सल मुखातिब मंच की ओर यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के लिए निवेदन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के लिए निवेदन और निरीक्षण वाहन पे सवार है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय एवं साथ में है परेड कमांडर। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की पृष्ठभूमि और अब सुसज्जित वाहन में सवार हैं आज की इस गरिमामय गौरवशाली परेड के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय और साथ में है आज की स्वतंत्रता दिवस परेड की परेड कमांडर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। यही जज्बा, यही जोश आज हर मन में है। गर्व का दिन, ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस 2021 का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सुसज्जित वाहन से सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं परेड निरीक्षण के लिए। अभिवादन स्वीकार करते हुए अनुशासन और रंगों का दर्शन आज का स्वतंत्रता दिवस समारोह। मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती हैं। स्वाभिमान उत्साह से भरी हुई ये टुकड़ियां अपलक मैदान में तैनात। राष्ट्रध्वज के तीनों रंग समृद्धि, शांति व संपन्नता को दर्शाते हुए अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड निरीक्षण के लिए तैयार। पीछे आ जाना। आज स्वतंत्रता दिवस पर देश का प्रत्येक राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा से रोमांच, उत्साह, जोश बढ़ता हुआ स्वतंत्रता दिवस को और अधिक सुंदर बनाता हुआ लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर। आज समारोह के मुख्य अतिथि महोदय दर्शक सीधा से सीधे संपर्क में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाते हुए उनका वाहन शनय शनय पुनः सलामी मंच की ओर अग्रसर।
रोमांच का जोश बढ़ता हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शानदार परेड अब कुछ ही क्षणों के पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड निरीक्षण के उपरांत ठीक मंच के सामने। सर पीछे आ जाना भाई। अरे सर पीछे आना पड़ेगा। पीछे आ जाऊंगा। ठीक ठीक। तो आइए वीडियो सज्जनों, हम आपको अवगत करा देंगे। अब होगा हर्ष पायक। हर्ष पायक की बात किया जाएगा। पहले 2 हर्ष पायक के बाद राष्ट्रगान की धुन टुकड़ों में बजाई जाएगी। इस समय पर हम आपसे निवेदन करते हैं उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथियों से कि पहले और दूसरे हर्ष पायक के समय आप सभी महानुभाव अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हर्ष पायक के बाद राष्ट्रगान पूरा बजाया जाएगा। इस अवसर पर हमारा निवेदन है इस किसान स्टेडियम में प्रभारी समस्त सम्मानीय अतिथियों से कि अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे एवं खड़े होने का कष्ट करें एवं समस्त प्रतिभागी शुरू करेंगे।
होता हुआ नेतृत्व कर रही है सहायक रेल अधीक्षक सुश्री सोनम बंटोरे। और अगला कैंडिडेट नगर चुनाव में भाग है जिसका नेतृत्व है प्राथमिक मंडल श्री चेतन भरूचिया SDRF जिला भोपाल। मार्चिंग परेड को देखते हुए उपस्थित लोगों का अपार उत्साह दिखाई देता हुआ ऐतिहासिक मोतीलाल नेहरू परेड मैदान जो सजा धजा है मानो समेट लाएगा एक लघु भारत। प्रतीक हो रहा है। लाल परेड मैदान पर हम सब 75वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। एक जोश का संचार हम महसूस कर पा रहे हैं, वो जोश जो यहाँ मौजूद टोलियों के सदस्यों में है, कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों में है, और वो शख्स जो इस समारोह का साक्षी आज बन रहा है उसी मंच में। अरे भाई यार बहुत ज्यादा बोलना है यार। बाद में तैयारी पहले
आगे बढ़ेगी, बाएं मुड़। ट्रेड बाजू शस। ट्रेड मध्य से सच। ट्रेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी, समतोल शस मध्य से तेज चल। ट्रेड जनरल सल्यूट, सलामी शस। ट्रेड बाजू शस। ट्रेड विश्राम। और अब 15 अगस्त का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन होगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आज आनंद का दिन है, आज उत्सव का दिन है, आज देशभक्ति के रंग में रंग जाने का दिन है। और इसलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज स्वतंत्रता दिवस, और वो भी अमृत महोत्सव 75वां वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं मां भारती के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो मां भारत जिसकी गोद में हमने जन्म लिया है, वो मां भारत जिसकी गोद में पैदा किया हुआ अन्न हमने खाया है, जिसमें बहने वाली नदियों का शीतल जल हमने पिया है, और उसी का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। ये मां भारती तुझे प्रणाम। और सचमुच में आज मैं कहते हुए भाव विभोर हूं कि हमारे लिए देश
एक धरती का टुकड़ा नहीं है। भारत मां है, हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल बाहुएं हैं, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी भस्म भी गंगा जी में प्रवाहित की गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मां भारती को प्रणाम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अद्भुत देश है हमारा, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण परतंत्रता की जंजीरों ने हमें जकड़ लिया था। आज हम उनको भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, सर्वोच्च बलिदान देके मां भारत को आजाद कराया। परतंत्रता की बेड़ियां भारत माता के चरणों से जो जकड़ी हुई थी, परतंत्रता की बेड़ियां काटी। आज उन्हें याद कर लो कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान और बलिदान किया है। हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज मुझे याद आ रहे हैं। मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, वंश स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अमर शहीद कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, उनने लिखा था रंगून की जेल में, कितना बदनसीब है जफर कि दफन के लिए 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं यार में। आज हमें याद आ रहे हैं टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बादल भोई। मेरे मित्रों, अपना सर्वोच्च बलिदान जिन्हें दिया, कुंवर चैन सिंह जी, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, लाला हरदयाल, राजदेव बलवंत फड़के, लाल बाल पाल की वो जोड़ी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें कह दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का मंत्र दिया। और हमें याद आ रहे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कह दिया था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे, जीते जी अंग्रेजों की पुलिस उनके शरीर को हाथ नहीं लगा पाई, हथकड़ी नहीं डाल पाई। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दुर्गा भाभी, शहीद उधम सिंह, जनरल ओडायर को इंग्लैंड की धरती पे जाके जिन्होंने गोलियों से भून के जलियांवाला बाग के
हत्याकांड का बदला लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, जो काला पानी की सजा के बाद सेलर जेल में हाथों में हथकड़ियां थी, फिर भी दीवारों पे कोठी के लिख देते थे, मां बेड़ी बजा बजा के तेरा भजन करूंगा। कितने हैं ये हजारों क्रांतिकारी, लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के कारण ये धरती स्वतंत्र हुई, भारत माता आजाद हुई। आओ आज उन शहीदों को नमन करें। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हम संकल्प भी ले लें। आज हमने अपने जवानों की परेड देखी है। हमारी महिला कमांडर नेतृत्व कर रही थी, उनके बढ़ते हुए कदम, उनके बुलंद हौसले, जैसे ये कह रहे हो ए भारत मां, जरूरत पड़ी तो रक्त की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरी एकता, अखंडता, तेरी आन बान और शान पर खरोंच नहीं लगने देंगे। इस मां भारत की भक्ति में रंगकर हम संकल्प करें अपने राष्ट्र के नवनिर्माण का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और हमारे भी संकल्प है समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये 2020 और 21 में 2 बार हमने इस सदी की सबसे भयानक महामारी का मुकाबला किया है। हम जानते हैं कोरोना संकट ने पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को जर्जर किया था। हम जानते हैं यह भी कि पहली लहर और पहली लहर के बाद दूसरी लहर, पहली लहर से हम निपटे भी नहीं थे कि दूसरी लहर का संकट सामने था। हम अपनी आंखों के सामने हमने अपनों को खोया है। अनेकों भाई और बहन हमारे बीच से चले गए। मैं आज प्रदेश की जनता को, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे उन कर्मचारियों को, हमारे उन समाज सेवियों को जिनने जान हथेली पर रखकर कोरोना की इस लहर के मुकाबले में अपने आप को समर्पित कर दिया था, मैं सचमुच में उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उनमें से भी कई को हमने खोया है। आज दूसरी लहर पर के बाद कोरोना पर नियंत्रण है, लेकिन मैं फिर अपने प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, निश्चिंत रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पहली लहर के बाद हम लापरवाह हो गए थे। मैंने कई बार प्रार्थना की, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। भोपाल की सड़कों पे मैं मास्क लगाने उतरा था, अनाउंस भी हमने किया, स्वास्थ्य आग्रह भी किया, दुकानों पे गोले भी बनाए, लेकिन थोड़े लापरवाह हम हो गए। उसके कारण भयानक दूसरी लहर का हमको मुकाबला का सामना करना पड़ा। अब तीसरी लहर ना आए, इसके लिए हमको संकल्पबद्ध होना है। और इसलिए मैं दूसरी लहर की लड़ाई के लिए एक और जो काम हमने किया है, जन भागीदारी से कोरोना का मुकाबला, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, उनने सरकारी प्रशासन के साथ मिलकर जो अद्भुत काम किया है वो स्तुत्व है। अभी हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां समाप्त नहीं की। कोरोना की तीसरी लहर के मुकाबले के लिए हमारी रणनीति है, खूब टेस्ट करो। हम रोज 75-80 हजार टेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव अभी भी आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं। टेस्ट करो, पॉजिटिव मिल जाए तो आइसोलेट करो, उनका इलाज करो, ट्रीट करो। और उसके साथ साथ फिर वैक्सीनेशन का महान अभियान, वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 3,75,00,000 बहनों और भाइयों को टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। दूसरा डोज लगाने की भी कार्रवाई निरंतर जारी है। हमारा संकल्प है, हमारा प्रयत्न है कि दिसंबर के अंत तक हम
अपनी पूरी जनसंख्या का टीकाकरण कर दें, क्योंकि ये केवल टीका नहीं है, जिंदगी का डोज है, ये हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। और इसलिए मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिनको टीका नहीं लगा हो वो टीके का डोज जरूर लगवाए, जिनको पहला लग गया हो वो दूसरा भी जरूर लगवाए। तीसरी लहर का मुकाबला हमको हर हालत में करना है, और उसके लिए हम अपने अस्पतालों को, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो, बच्चों के वार्ड हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस साल उत्तरी मध्य प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से भी जूझा है। हमारे कई भाई और बहन ऐसे हैं जिनके घर मलबे के ढेर बन गए, जिनकी संपत्तियां तबाह और बर्बाद हो गई है, फसलों की बर्बादी हुई है। मैं उन बाढ़ पीड़ित भाई और बहनों को आज फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, चिंता मत करना, संकट है, आपदा है, लेकिन इस आपदा के पार सरकार निकाल के ले जाएगी। चाहे मकान बनाने का मामला हो, फसलों की क्षति का आकलन हो, उसके बाद राहत की राशि देना हो, पशु अगर बह गए हो तो उनके लिए भी राहत की राशि देना हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, सरकार अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बाढ़ पीड़ित भाइयों का राहत भी देंगे, पुनर्वास भी करेंगे, और गांव का पुनर्निर्माण का काम भी किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को हमें पूरा करना है। हमने कोरोना की पहली लहर के समय आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया, और 4 उसके मुख्य आयाम है: अधोसंरचना, गुड गवर्नेंस, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार। अधोसंरचना का जहां तक सवाल है, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। एक जमाना था इस मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, लेकिन अब एक जगह भी कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है। शानदार सड़कों का जाल बिछाया है। इस साल भी हम मध्य प्रदेश में 2000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने वाले हैं, 2500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करने वाले हैं, और इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हमने व्यवस्था की है। चंबल एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे हो या नर्मदा एक्सप्रेस वे हो, उस पर तेजी से काम करने का संकल्प हमारा है। सिंचाई की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, 2003 तक मध्य प्रदेश की धरती पर खेतों में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमने सिंचाई की क्षमता को बढ़ा के 42 लाख हेक्टेयर कर दिया है, और आगे 2026 तक हमारा लक्ष्य है 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। नर्मदा घाटी की हमारी योजनाओं पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके नर्मदा घाटी की 10 सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। कैन और बेतवा पर बांध बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हो चुका है। 8,11,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी, 41 लाख लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बिजली हमको अलग से मिलेगी। सिंचाई के मामले में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पानी के मामले में एक और प्रमुख तत्व है जिसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, वो है पीने का पानी। मैं जानता हूं मेरी बहनें और विशेषकर मेरी बेटियां कई जगह गांव में हैंडपंप से पानी भरती है, घंटों उनके बर्बाद होते हैं, सिर पे मटका या घड़ा लेके जाती है और हैंडपंप से जूझती रहती है। मंत्री जी ने जल जीवन मिशन चलाया है। हमने संकल्प लिया है कि हम अगले साल तक 1,22,00,000 घरों में नल से जल देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और जल्दी मध्य प्रदेश में वो दिन लेके आएंगे मेरी बहनों जब तुम्हें हैंडपंप से पानी नहीं भरना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल नल जल बिछा के टोंटी वाले नल से घर पे देंगे। इस अधोसंरचना के विकास के लिए भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम तेजी से काम कर रहे हैं। कृषि की अधोसंरचना के विकास के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी है। बिजली के सेक्टर में आप जानते हैं कि बिजली की उपलब्धता हमने इतनी कर ली है कि अंधेरों के दिन फिर से मध्य प्रदेश को ना देखना पड़े। अगले साल फिर हम लगभग 2000 मेगावाट स्थापित क्षमता में और बढ़ोतरी और वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन केवल परंपरागत ऊर्जा नहीं, सोलर ऊर्जा की तरफ हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ये क्लीन एनर्जी है, ये ग्रीन एनर्जी है, और इसलिए
हमने ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस साल हमने यह संकल्प लिया है कि हमारी आंगनबाड़ी के भवन हो और चाहे हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स हो, सबको हम सोलर लाइट से सुसज्जित करके वहां बिजली की व्यवस्था करेंगे। और ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा के बारे में ऊर्जा की बचत का संदेश देना। देखो, ऊर्जा की बचत भी बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम है। फालतू बिजली क्यों जाए, एक यूनिट बिजली भी बर्बाद क्यों। ऊर्जा दक्षता यह हमारा संकल्प है इस समय, और इसलिए मैं आपको भी अपील करना चाहता हूं, बिजली व्यर्थ ना जाए इसका भी संकल्प लें। आखिर ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें दुनिया को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण कई बार ग्लोबल वार्मिंग और कई बार ग्लोबल कूलिंग भी हो जाती है। अब अपने प्रदेश में एक हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है तो दूसरा खरगोन और बड़वानी सूखे से पीड़ित है, और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, ऊर्जा दक्षता, सोलर एनर्जी, इन तरीकों पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे भावुक अपील करता हूं, विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि रोज नहीं तो एक साल में एक पेड़ जरूर लगाना। अंकुर अभियान हमने चलाया है, उस अंकुर अभियान में लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आप भी पेड़ लगाओ, फोटो अपलोड करो, जब 1 महीने का पेड़ हो जाए फिर फोटो अपलोड करो। आखिर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ के हमें जाना है, और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का भी निश्चित तौर पर मुकाबला करना होगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, एग्रो इंफ्रा फंड प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया था उसका इस्तेमाल करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। हम कृषि की अधोसंरचना के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 प्रमुख आयाम हैं जिसके बारे में सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते थे सा विद्या या विमुक्तये। स्वामी विवेकानंद कहते थे शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। और नई शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है उस पर अमल करने के लिए, ज्ञान कौशल और संस्कारों की शिक्षा देने के लिए हमने सीएम राइज स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। हमारे पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूल एक अलग मॉडल बनेंगे। हम बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। नैसर्गिक टैलेंट, जो स्वाभाविक टैलेंट है, उसका प्रकटीकरण होना चाहिए, और इसलिए यह सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर हमारे प्रयास जारी है। 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी की भी हम पूर्ति करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ से लेके आधुनिक उपकरणों तक की व्यवस्था में लगातार सरकार लगी है, उसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके अर्थव्यवस्था के पुनर्जागरण के लिए मुझे स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि कोरोना की दोनों लहरों ने हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हम फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षित निवेश आ रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, और हमारा संकल्प है नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन। और इसलिए हमने तय किया है सरकारी क्षेत्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों, निर्माण के क्षेत्रों, अधोसंरचना के निर्माण के क्षेत्रों, हमारी कोशिश होगी कि 1 लाख रोजगार के अवसर हम मध्य प्रदेश की धरती पर अपने नौजवानों को हर महीने पैदा करके दें, ताकि उनको काम धंधा और रोजगार मिल सके। सुशासन हमारा प्रमुख सूत्र है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक ठीक ढंग से सुविधाओं का लाभ मिले, उसके लिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश अपनाएगा। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, दीनदयाल अंत्योदय समिति हम बना रहे हैं। योजनाओं का लाभ जनता के साथ मिलके, जनता के लिए योजनाएं, जनता के लिए, जनता के द्वारा, अकेली प्रशासन की टीम नहीं, जनता मिलकर इन योजनाओं का लाभ देगी। मॉनिटरिंग भी हो जाएगी,
और आम आदमी तक लाभ मिलना भी निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगा। अधोसंरचना के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े लेकिन विकास समावेशी होना चाहिए। समावेशी विकास, विकास का प्रकाश जब तक गरीब की जिंदगी में नहीं आता, जब तक आम इंसान की जिंदगी में नहीं आता, तब तक वो विकास सचमुच में बेमानी है। और इसलिए जब मैं समावेशी विकास की बात करता हूं तो सबसे पहले गरीब की चिंता हमको करनी पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, ये गरीब का प्रमुख विषय है। और इसलिए जब हम सस्ता राशन देते हैं तो कोई ये ना सोचे कि हम गरीब को फ्री में बांट रहे हैं, उसका हक हमें दे रहे हैं। आखिर ये धरती, ये संसाधन, ये खनिज, ये जंगल, ये खेत, ये खदाने कुछ लोगों की बपौती नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उनसे धन कमाते हैं। जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो खाली हाथ है उनको हम सस्ता बांटते हैं। ये सामाजिक न्याय भी है। गरीब की चिंता मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको पक्का मकान मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारा संकल्प है, हर गरीब को पक्की छत मिल जाए, इसका इंतजाम कर देना। बच्चों की पढ़ाई, मैं आज भावुकता के साथ कहना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को, अपने भांजे भांजियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, बेटा बेटियों, भले तुम गरीब घर में पैदा हुए हो लेकिन ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करो। अगर तुम मेधावी हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी पढ़ाई में पैसे को कभी आड़े नहीं आने दूंगा। चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की टेक्निकल शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, हम अपने बच्चों के पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रतिभा को किसी भी कीमत पर कुंठित नहीं होने देंगे। इलाज रोज हमने देखा, कोरोना में हमने कोशिश की, हमारा जो आयुष्मान भारत पैकेज था उसमें और पैसा जोड़ के हम गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज निःशुल्क कराने का काम करें। और आज भी हमारा संकल्प है, गरीब बहन भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2.5 करोड़ कार्ड हम बना चुके हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय भाई और बहनों, प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज तुम्हारा निःशुल्क सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, बिना इलाज के हम किसी को रहने नहीं देंगे। गरीब की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी हमने जेंडर बजटिंग की बात सुनी थी, लेकिन आज मैं ये तय कर रहा हूं, गरीब बजटिंग। कितने गरीब है गरीबी रेखा के नीचे? जितनी बड़ी आबादी गरीबों की है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं, बजट में उतना प्रावधान कुल बजट का उन गरीबों के लिए किया जाएगा ताकि हम उनका कल्याण कर सके। अपने किसान भाई और बहनों के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश की धरती पर इस 16 महीने में हमने 1,42,00,000 रुपए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में डाला है। चाहे 0% ब्याज पे कर्जा देने का सवाल हो, और चाहे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य पर खरीदने का सवाल हो। 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं, चना, मसूर खरीद के 26,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाला है। 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के हमने 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। हमने सरसों खरीदी, हमने चना मसूर खरीदा, और ये सरसों खरीद के भी हमने 500 करोड़ रुपया लगभग किसानों के खाते में डाला है। मूंग और उड़दा की खरीदी भी हम कर रहे हैं। अब तक 1100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं। किसानों को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, उन योजना का लाभ भी दिया है, और फसल बीमा योजना के तहत भी उनके खाते में राशि डाली गई है। किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने परेड देखी, बहनें नेतृत्व कर रही थी। नारी तू नारायणी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है हमारी नारियां। महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से अंतिम सांस लेने तक सरकार हमने मां, बहन और बेटी के साथ खड़ी की है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां 39 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हमने तय किया है, बिटिया के जन्म के समय ही
लाडली बेटी के जन्म के समय 2000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे, पढ़ाई के लिए अलग से पैसा दिए जाएंगे, और लाडली लक्ष्मी बेटियां जैसे कॉलेज में प्रवेश करेगी 20,000 रुपया उनको और दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा बेटियों की निःशुल्क हो, लाडली लक्ष्मियों की निःशुल्क हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। मेरी वो माताएं जो बेटा बेटियों की जन्म देती है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ हमने अलग से कार्यक्रम बना रखा है। बेटियों की शादी हो, चाहे उनके लिए साइकिलों का इंतजाम हो, यूनिफॉर्म गणवेश हो, और चाहे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हो। ये जो महिला स्व सहायता समूह है ये नया इतिहास रच रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपया इनके खातों में डाल के जो अलग अलग सामान बनाती है, इनकी सचमुच में सृजनात्मकता अद्भुत है। इनको और सशक्त किया जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण। अभी हमने तय किया रजिस्ट्रियों में 3% की जगह अगर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो केवल 1% रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगेगा। मुझे कहते हुए खुशी है 10% ज्यादा रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर इस फैसले के कारण हुई है। महिला सशक्तिकरण में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अलग अलग जो तबके हैं, जो किसान हो, महिलाएं हो, मेरे बेटे बेटियों, मैं फिर एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, निवेश बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग हम छोटे छोटे उद्योगों का क्लस्टर बना रहे हैं, कई फर्नीचर क्लस्टर, कई नमकीन क्लस्टर, अलग अलग क्लस्टर बना के हम छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है मेरे बच्चों कि केवल बाहर से निवेश ना आए, बाहर से तो हम निवेश लाएं, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से अच्छे उद्यमी बच्चे हम खड़े करें। उसके लिए जल्दी हम एक और योजना लाने वाले अपने बच्चों के लिए, जिनको बैंक से अगर लोन मिल रहा है तो उसकी गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। उनको अपने उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को मैंने पहले ही आश्वस्त करने का काम किया है। ये जो समावेशी विकास है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी पथ विक्रेता है, छोटी छोटी दुकानों में कामकाज करने वाले, वो हमारी प्राथमिकता में, उनको पूंजी हमने पहले भी उपलब्ध कराई है, आगे भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन समावेशी विकास के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है, हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति के मेरे बहनों और भाई जंगल में रहते हैं, सीधे साधे सरल, भोले भाले, कम में प्रसन्न रहने वाले, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि भौतिक प्रगति की चाह में, तथाकथित शब्द समाज में वनों का विकास तो किया, और वनों को बचाने की जवाबदारी अकेले हमारे जनजाति भाई और बहनों के ऊपर छोड़ दी। कई बार जंगल के कानूनों को हमने इतना कठिन बना दिया कि उनका आना जाना तक मुश्किल हो गया, सामान्य जीवन का निर्वाह करना तक उनके लिए कठिनाई का कारण बन गया। और इसलिए अनुसूचित जनजाति के जो बहन और भाई है, उनके लिए हमने तय किया है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन मूल्य, उनकी परंपराएं और उनके रोजगार, उनकी शिक्षा के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। और 18 सितंबर से यह अभियान हमारा प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस से लेके 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक ये विशेष अभियान चलेगा। कला और संस्कृति की रक्षा का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य की रक्षा का, सिकिलसेमिया जैसी बीमारियां, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, रक्त विकार की अनेकों तरह की बीमारियां उनके स्वस्थ जीवन में बाधा डालती है, उनका भी हम मुकाबला करेंगे। और सामुदायिक वन प्रबंधन में जनजाति भाई और बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार दिए जाएंगे, ये स्पष्ट उद्घोषणा मैं करता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। हमारे पिछड़े वर्ग के बहनों और भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए।
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। 27% रिजर्वेशन के नाम पर पिछले दिनों लगभग धोखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू करने में हम कोई कसर न छोड़ें, और हम उसके लिए न्यायालय में हम जो आवश्यक पैरवी है उसका पूरा इंतजाम करेंगे। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का भी मैंने फैसला किया है, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों की इन स्थितियों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे सामान्य वर्ग के जो निर्धन भाई और बहन है, 10% आरक्षण हमने उनके लिए सुनिश्चित किया है, लेकिन गरीब किसी भी वर्ग में पैदा हो, भूख और बीमारी वर्ग देख के नहीं आती, और इसलिए सामान्य निर्धन वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक हो या घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ भाई और बहनों, उनको भी स्थायी बसेरा मिले और वो समाज की मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए हम विशेष प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सहकारिता एक और क्षेत्र है कि जिसके माध्यम से हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत सहकारिता नहीं, सहकारी क्षेत्र के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, उन पर हम काम करके केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर अभियान हम चलाएंगे। सहकारिता के साथ साथ संस्कृति हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति बहुत अमीर है। सचमुच में हमारे यहाँ इतनी विविधता है और इतने तरह की संस्कृतियों के अलग अलग रंग है कि मैं देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। हमने तय किया है, जो एक आज नहीं हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में इस एकात्मता का बोध कराने के लिए ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत संस्थान बनाने का हमने फैसला किया है। आचार्य शंकर की विशाल प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी, वहां शोध होंगे, रिसर्च होंगे, और कैसे दुनिया के सारे मतभेदों को दूर करने के लिए अद्वैत वेदांत उपयोगी हो सकता है, इसका अनुसंधान करके इसको जन जन के बीच में हम ले जाने का प्रयास करेंगे। केवल अद्वैत वेदांत संस्थान नहीं, हमने अहिल्या माँ, जो देवी अहिल्या बाई, उनका स्मारक बनाने का फैसला किया है। बाजीराव पेशवा अद्भुत वीर थे, उनका भी स्मारक बनाया जाएगा। और अटल जी जो ग्वालियर की धरती पर पढ़े लिखे और बड़े हुए, उनकी स्मृति में भी एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। संस्कृति का हर रंग कैसे अपनी छटा मध्य प्रदेश की धरती पर बिखेरे, इसके लिए हम कृत संकल्पित है। हमने जो ग्रामीण भाई और बहनें, उनके जमीन पर उनका अधिकार उनको मिले, इसलिए स्वामित्व अभियान प्रारंभ किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे पुलिस पे आज मैं कह सकता हूं, हमें गर्व है। सचमुच में हमने एक नहीं अनेकों अभियान चलाए। माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की धरती पर अभियान चला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश के हमारे पुलिस बल ने, पुलिस फोर्स ने, हमारे जवानों ने माफियाओं के दिमाग ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनको बधाई देता हूं, और आगे भी हमारा संकल्प है। हमने पुलिस बल को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करने का फैसला किया है। नई टेक्नोलॉजी से वो लैस हो, इसके प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। उनके हाथों में हम और अधिकार दें ताकि वो और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करें, यह भी हमारा संकल्प है। चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, हमने कड़े कानून बनाए। विशेषकर अवैध शराब के मामले में हमने फैसला किया है कि अवैध शराब का जो उत्पादन करते हैं, परिवहन करते हैं, बेचने का काम करते हैं, जहरीली शराब, हमने प्रावधान किया है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा तक भी दी जाएगी। कानून और व्यवस्था के मामले में हमारी पुलिस ने न केवल माफियाओं को खदेड़ा है, बल्कि हमारी मां बहनों, विशेषकर बेटियों की रक्षा के लिए मुस्कान जैसे विशेष अभियान चलाए, और उनके परिणाम भी देखने में आए। 4000 से ज्यादा बेटियां वापस लेके यही हमारे पुलिस के बल लेके आए। नक्सलियों के खिलाफ हमारे पुलिस बल ने प्रभावी कार्रवाई की है, और कई इनामी नक्सलियों को
मारने में, पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं अपने पुलिस फोर्स को एक बार फिर से बधाई देता हूं। कर्मचारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे कर्मचारियों ने बहुत निष्ठा से अपने काम को अंजाम देने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं पिछले दिनों आर्थिक संकट के कारण जो अपेक्षित महंगाई भत्ता और सुविधाएं उनको मिलना चाहिए थी, सरकार दे नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था अब फिर पटरी पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी कर्मचारी भाइयों के जो अधिकार हैं वो उनको सौंप दिए जाएंगे। आप जानते हैं मेरे कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का काम भी किया था तो हमने ही किया था। बीच में यह व्यवधान आया है। जैसे ही अर्थव्यवस्था ठीक होती है और पटरी पर आने के लक्षण पूरे दिखाई दे रहे हैं, हम सारे अधिकार आपको देंगे। मैं केवल इतनी अपील करना चाहता हूं कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से और पूरे समर्पण से हम अपने काम को अंजाम देते रहें। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश को बनाना केवल सरकार का काम नहीं है। अकेली सरकार नहीं बना सकती, केवल सरकारी अधिकारी नहीं बना सकते, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकते, केवल मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बना सकते। अगर मध्य प्रदेश बनाना है तो मध्य प्रदेश के हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। मैं आज आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमने जो एक मॉडल बनाया है, जन भागीदारी का मॉडल, जनता के साथ मिलकर फैसला करना। मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर पंचायतों का आयोजन प्रारंभ करूंगा। बीच में व्यवधान आ गया था, कोरोना काल के कारण भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। जनता के कल्याण की योजनाएं जनता के साथ मिलकर बनाएंगे और जनता के साथ ही उनको मिलकर क्रियान्वित करके नीचे ले जाएंगे। इसलिए अलग अलग वर्गों की पंचायतों का फिर से आयोजन का क्रम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करके उन वर्गों के कल्याण की हम नई योजनाएं बनाएंगे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण जन भागीदारी के माध्यम से यह हमारा संकल्प है। उसमें जनता को भागीदार बना के न केवल योजना बनेगी बल्कि उनके क्रियान्वयन का काम भी किया जाएगा। मेरे प्रदेशवासियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जनता के बिना अकेली सरकार मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। और मध्य प्रदेश के निर्माण की बात में आप क्या करें, अगर ये मुझे कहना हो तो मैं एक ही बात करूंगा कि आपके जो कर्तव्य है, नंबर 1, आप उनका ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करें। किसान अन्न पैदा करे, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से जनता की सेवा करें, पुलिस बल अपना काम करे, उद्योगपति और व्यापारी व्यापार और उद्योग बढ़ाने का काम करें। जो ड्यूटी हमारी है उस ड्यूटी को हम पूरी करें। दूसरा संकल्प आप ले कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करेंगे। इतनी धूप में हमारे जवान खड़े हैं, मास्क लगा के खड़े हैं, मास्क लगा के उन्हें परेड की है, शानदार परेड यहाँ पे उन्होंने की है। ये मास्क लगे जवान हमें संदेश दे रहे हैं कि आप भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। साल भर की मैं बात कर रहा हूं। बेटियों का सम्मान करें, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, स्वच्छता के अभियान में भाग लें। जो काम हम कर सकते हो अपने कर्तव्य के अलावा एक वो काम आप जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलके समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हम निर्माण करेंगे। मैं अपने आप को ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहेगा। तो आइए हम सब इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मस्तक पर जन भागीदारी के कुमकुम और सुशासन के अक्षत से आत्मनिर्भरता का तिलक करें। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
और एक बार हम बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। परेड सावधान। परेड 3 बार राष्ट्रपति जी के जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड विश्राम। राष्ट्रपति की जय उद्घोष के बाद में देवियों सज्जनों, अब हम आपको अवगत करा दें कि अब प्रारंभ होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह 2021, जिसके लिए श्री गौरव राजपूत, डीआईजी सीआईडी, पुलिस मुख्यालय भोपाल मुखातिब है मंच की ओर, जहां पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा पदक अलंकरण समारोह 2021 प्रारंभ करने की अनुमति दी गई और अब प्रारंभ होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह 2021। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पदक प्राप्तकर्ताओं का विवरण। पुलिस विभाग में वर्ष 2019 एवं 2020 में घोषित विशिष्ट सेवा पदक कुल संख्या 9। जेल विभाग के वर्ष 2020 में घोषित विशिष्ट सेवा पदक कुल संख्या 1। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का होमगार्ड तथा नागरिक सेवा पदक कुल संख्या 3। पुलिस विभाग के वर्ष 2019-20 एवं 2021 में घोषित सराहनीय सेवा पदक कुल संख्या 35। जेल विभाग में घोषित सराहनीय सेवा पदक कुल संख्या 11। सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक कुल संख्या 4। जीवन रक्षक पदक कुल संख्या 6। इस प्रकार कुल 69 पदक प्राप्तकर्ताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पदक प्रदान किए जाएंगे। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्री केटी वाइफे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल। श्री बनवाली लाल धौरे, उप सेनानी, कार्यालय, विसाबल रेंज, ग्वालियर। श्री हर्ष कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त, उप पुलिस अधीक्षक, गुप्त वार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री मनोज कुमार खत्री, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, भोपाल। श्री अशोक केटी, सेवानिवृत्त, उप पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू, भोपाल। श्री दत्तात्रेय प्रभाकर जुगादे, निरीक्षक एम, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री मिलिंद साथे, सूबेदार एम, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
श्री रामशरण सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक 24वीं वाहिनी वीसा बल, जावरा, रतलाम। श्री रमाशंकर द्विवेदी, सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भोपाल। जेल विभाग के लिए राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक श्री प्रियदर्शन श्रीवास्तव, उप जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, भोपाल। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक श्री विक्रम सिंह मालवीय, जिला सेनानी, नगर सेना, शाहजहांपुर। श्री उमेश कुमार तिवारी, कंपनी कमांडर, नगर सेना, भोपाल। श्री इमदाद अली, सहायक उप निरीक्षक एम, नगर सेना, आगर मालवा। सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक श्री योगेश देशमुख, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन, उज्जैन। श्री अनुराग शर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट। श्री सुनील कुमार पांडे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पीएसओ टू डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। श्री डालूराम तेनीवार, पुलिस अधीक्षक, दमोह। श्री सिद्धार्थ चौधरी, पुलिस अधीक्षक, मंदसौर। श्री राय सिंह नरवरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुरैना। श्री संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर, जबलपुर। श्री राजेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल। श्री सत्येंद्र सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर। श्री अमरेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उज्जैन। श्रीमती अलका शुक्ला, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
श्री किशोर खड़कोतकर, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो भोपाल। श्री जयेंद्र सिंह गौतम, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक अंगुली चिन्ह, होशंगाबाद। श्री सुधीर कनौजिया, उप पुलिस अधीक्षक आतंकवादी निरोधी दस्ता, विशेष शाखा भोपाल। श्री रामनिवास यादव, निरीक्षक वीसा बल, प्रथम वाहिनी, वीसा बल इंदौर। श्री राजकुमार सिंह सेंगर, निरीक्षक एम, वीसा बल, पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री अनिल कुमार साहू, निरीक्षक एम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गुना। श्री देवेंद्र देवड़े, निरीक्षक आरएपीटीसी इंदौर। श्री आदिल इमाम, निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री साजी मैथ्यू, उप निरीक्षक एनआईए, मुख्यालय दिल्ली। श्री भगवान सिंह ठाकुर, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक, रक्षित केंद्र दमोह। श्री मुकेश कुमार चौधरी, सहायक उप निरीक्षक, रक्षित केंद्र मंडला। श्री प्रवीण कुमार कोठारी, सहायक उप निरीक्षक एम, अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल। श्री हरेंद्र सिंह कुशवाहा, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक, महिला थाना भोपाल। श्री अवतार सिंह विष्ट, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक, रक्षित केंद्र जबलपुर। श्री गोविंद दास अहिरवार, प्रधान आरक्षक चालक, हॉक फोर्स भोपाल। श्री रणवीर सिंह, प्रधान आरक्षक, क्राइम ब्रांच इंदौर। श्री दुलीचंद मरावी, प्रधान आरक्षक, आजाद, पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री जहीर अहमद, प्रधान आरक्षक, रक्षित केंद्र शिवपुरी।
श्री समीर खान, प्रधान आरक्षक 32वीं वाहिनी, वीसा बल, उज्जैन। श्री शेरू खान, प्रधान आरक्षक आर्म्स, 24वीं वाहिनी, वीसा बल, जावरा, रतलाम। श्री दुर्गा बख्श सिंह, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, 29वीं वाहिनी, वीसा बल, दतिया। श्री हरि सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक, पुलिस थाना फूप, भिंड। श्री समर सिंह सेंगर, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, थाना ग्वालियर, जिला ग्वालियर। श्री सुरेंद्र सिंह भदौरिया, आरक्षक, लोकायुक्त, जबलपुर। जेल विभाग के लिए राष्ट्रपति जी का सराहनीय सेवा पदक श्री उदय प्रताप सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी, जेल मुख्यालय, भोपाल। श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा, उप जेल अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ। श्री शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल, सबलगढ़। श्री संजू कुमार नायक, सहायक जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, रीवा। श्री ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव, लेखापाल, केंद्रीय जेल, ग्वालियर। श्रीमती संध्या धूसिया, मेल नर्स, केंद्रीय जेल, नरसिंहपुर। श्री अमजद खान, मुख्य प्रहरी, जिला जेल, दतिया। श्री रमेश प्रसाद ओझा, मुख्य प्रहरी, केंद्रीय जेल, सतना। श्री संजीव कुमार दवे, प्रहरी, केंद्रीय जेल, ग्वालियर। श्री सिरपत परतेती, प्रहरी, जिला जेल, छिंदवाड़ा। श्री डोमन सिंह उइके, प्रहरी, उप जेल, लखनऊ। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जी का सराहनीय सेवा पदक श्री देवेंद्र कुमार विजयवत, संभागीय सेनानी, नगर सेना, इंदौर। श्री सायर सिंह सोलंकी, सैनिक, नगर सेना, उज्जैन। श्री लक्ष्मण सिंह चंद्रावत, सैनिक, नगर सेना, उज्जैन।
श्री कैलाश सिंह बोरकरे, सैनिक, नगर सेना, खंडवा। जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक प्राप्तकर्ताओं का संक्षिप्त विवरण। दिनांक 7/3/2019 को होटल सम्राट इंदौर के बेसमेंट में आग लगने से फंसे हुए 23 नागरिकों को अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन करते हुए सुरक्षित बाहर निकालने के फलस्वरूप जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाता है। श्री तहजीब काजी, निरीक्षक, जिला इंदौर। श्री लोकेश गाथे, आरक्षक, जिला इंदौर। श्री संजीव धाकड़, आरक्षक, जिला इंदौर। श्री राहुल जाट, आरक्षक, जिला इंदौर। दिनांक 26/4/2018 को मकसूदनगढ़, जिला गुना में भीषण आग लगने की खबर मिलते ही फायर वाहन को लटेरी, जिला विदिशा से मकसूदनगढ़, जिला गुना ले जाकर आग पर काबू पाकर भारी नुकसान होने से बचाने के फलस्वरूप जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाता है। श्री नदीम खान, चालक, लटेरी, जिला विदिशा। जबलपुर में नदी में डूबते हुए 2 नवयुवकों को बचाकर अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन करते हुए सकुशल बाहर निकालने के फलस्वरूप जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाता है। श्री राकेश तिवारी, क्रीड़ा अधिकारी, जिला जबलपुर। और अब पदक अलंकरण समारोह समापन की ओर, जिसके लिए श्री गौरव राजपूत, डीआईजी सीआईडी, पुलिस मुख्यालय भोपाल, मुखातिब मंच की ओर, जहां पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की सावधान। और अब
परेड कमांडर श्रीमती हितिका वासल मुखातिब मंच की ओर, जहां पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति चाहेंगी। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा परेड को कूच करने की अनुमति दी गई और अब परेड कमांडर सौंपेंगे परेड 2IC को अगली कमांड। परेड 2IC परेड को कूच कर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परिचय प्राप्त करेंगे परेड कमांडर परेड 2IC और कंटिजेंट कमांडर से। परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडर श्रीमती हितिका वासल से परेड 2IC का परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय। देवियों सज्जनों, हम आपको अभी अवगत करा दें कि अभी हाल ही में जो परेड आपने अवलोकन किया परेड का, उसमें पहला और दूसरा स्थान पाने वाले कंटीजेंट है। पहला है हाक फोर्स उप निरीक्षक श्री अनुपम मिश्रा और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड। अभी हाल ही में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन दोनों विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन दोनों विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। पहला स्थान पाया है हाक फोर्स, जिसका नेतृत्व कर रहे थे उप निरीक्षक श्री अनुपम मिश्रा। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश पुलिस बैंड ने। इस प्लाटून का नेतृत्व किया था निरीक्षक श्री सुनील कटारे ने। देवियों सज्जनों, एक बार पुनः हम 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 के शुभ अवसर पर हम आपके आभारी हैं कि आपने इस समय पर, इस स्थान पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम आभारी हैं आपने अपना बहुमूल्य समय इस विशाल स्टेडियम में देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आज का ये 15 अगस्त का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 इस जगह पर समाप्त होता है। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज इस समारोह के हम सभी साक्षी हैं और यह सदैव कहीं न कहीं हमारे हृदय में अंकित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।